Hello everyone, welcome in e-Shiksha. Let's again start Mission Net JRF 2021. पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता। ये हमारा यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का यानी कि शिक्षण अभिक्षमता का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। मैंने आपको बताया था और बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत ही जिसे कहते हैं सरल है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो। ये क्लास नंबर हमारी 25 है। आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। पेपर 1 पढ़ाती हूँ मैं नेट जेआरएफ के लिए, जो सभी बच्चों के लिए कॉमन है। पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। पेपर 2 की यूनिट 1 मैं कवर करा चुकी हूँ, आप वीडियोस में जाके इसे देख सकते हो। यूनिट 2 को मैंने अभी स्किप कर रखा है। यूनिट 3 के कुछ पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं और आज से कोशिश करूंगी ये यूनिट 3 में स्टार्ट फिर से कर दूं, जो मैंने पॉज कर रखा है उसे रिज्यूम कर दूं। तो यूनिट 3 भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश रहेगी आज से, नहीं तो फिर कल से। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। और मूल्यांकन में मैंने आपको क्या होता है मूल्यांकन, ये बाकी चीजें एक लेक्चर में बताई। फिर मैं आपको टाइप्स बता रही थी, क्योंकि टाइप्स से क्वेश्चन हर बार आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आ गया, वैसे तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं टाइप से, टीचिंग के सॉरी एवोल्यूशन के 2 आ जाते हैं टाइप से क्वेश्चन। अगर एक भी आता है तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। और 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेट जेआरएफ क्लियर करने में। तो ध्यान से टाइप्स को पढ़िएगा। आप टाइप्स को हमने डिवाइड किया था कुछ बेसिस पे। तो नेचर के बेसिस पे हम पढ़ चुके थे क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें हमने रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, बाकी सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एवोल्यूशन की टेक्निक्स को, फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के आधार पे। इसे हम कहते हैं निर्देश के सोपान के आधार पे। तो निर्देश के सोपान के आधार पे जो मूल्यांकन टेक्निक होती है, मूल्यांकन प्रणाली होती है, उसमें पहला आप जानिए प्लेसमेंट एवोल्यूशन। ये सारी टेक्निक्स ऐसे लिख दी जाती है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आता है और यहाँ पे इसके बारे में लिखा होता है, फिर आपको मैच करना होता है, कोडिंग दिया हुआ होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहली टेक्निक आप जान लीजिए कि इसमें है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इवोल्यूशन जिसे कहते हैं स्थानन मूल्यांकन। स्थानन मूल्यांकन बहुत ही इजी चीज इससे पूछी जाती है, बहुत ही इजी होता है, बस हमें समझना होता है। छोटा सा पॉइंट है, आप समझ लीजिए कि इसमें ये बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है, ये समझ लीजिए बिफोर इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन अभी या टीचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले होता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो टीचिंग स्टार्ट होने के पहले, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले होता है ये प्लेसमेंट आपका स्थानन मूल्यांकन। और इसमें हमें जानना होता है एंट्री बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर जानना होता है। ये थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है कि क्या होता है एंट्री बिहेवियर, क्या होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी से शब्दों में बता रही हूँ कि इसका उद्देश्य होता है किसी कोर्स या विषय में जो शिक्षार्थी की योग्यता है उसकी जांच करना। जैसे कि
आपको MBA में क्या करना है, एडमिशन लेना है। MBA में एडमिशन लेना है तो आपसे क्या कराया गया, कैट या मैट का एग्जाम कराया गया, है ना। क्या करने के लिए, ये जानने के लिए कि आपके अंदर MBA करने की योग्यता है या नहीं है। इसके लिए आपसे कैट या मैट का एग्जाम कराया गया, एंट्री बिहेवियर आपका देखने के लिए, जो आपका प्रवेश का व्यवहार है वो देखने के लिए कि आपके अंदर ये योग्यता है या नहीं है, कि ये कोर्स या विषय जो आप ऑप्ट करने जा रहे हो उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी है आपके अंदर या नहीं। तो ये होता है आपका प्लेसमेंट एवोल्यूशन। ये इंटरव्यूज भी आप कह सकते हो, जैसे किसी सर्विस को ज्वाइन करने से पहले इंटरव्यूज हो जाए, तो ये भी हो जाता है। आपको करना है MA, है ना, तो आपका क्या हो गया, MA करना है आपको, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, आपका टेस्ट लिया, ये हो गया। BA करना है, आपका टेस्ट लिया, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ये आते हैं आपके प्लेसमेंट एवोल्यूशन यानी कि स्थानन मूल्यांकन में। बहुत ही इजी है, तो इतना आप समझ गए तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आता है ना, इजीली आप कर लोगे। सेकंड है आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक, या फिर आप इसे कह सकते हो रचनात्मक मूल्यांकन। अब ये क्या होता है, इसे आप 3 नंबर कट कर दीजिए, दूसरे पेज पे कराऊंगी। इसे आप इंटरनल एवोल्यूशन भी कह सकते हो। इंटरनल एवोल्यूशन यानी कि आंतरिक मूल्यांकन भी इसे कहा जाता है, और ये ड्यूरिंग प्रोग्राम होता है, जैसे बिफोर इंस्ट्रक्शन बताया था, तो ये ड्यूरिंग प्रोग्राम, यानी कि आपका अगर एक कोर्स चल रहा है, आप B.Ed कर रहे हो, ठीक है, आप B.Ed कर रहे हो, B.Ed फर्स्ट ईयर है आपका, पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, चलिए 1 ही साल का मान लीजिए इसे, आप B.Ed कर रहे हो और साल भर ये आपका कोर्स कंप्लीट होने से पहले, ये 1 ईयर का है यानी कि 12 मंथ का कोर्स है, ये 12 मंथ तक जो आपका एवोल्यूशन होगा, इस कोर्स को कंप्लीट होने से पहले, ड्यूरिंग, इसके मध्य में, इसके बीच में जो आपका 1 महीने से 12 महीने के बीच में जितनी आपका मूल्यांकन होगा, वो होगा आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ठीक है। ये 1 से ज्यादा बार भी हो सकता है। अब 1 से ज्यादा बार कैसे हो सकता है कि कोई कर रहा है BBA, ठीक है, अब ये सेमेस्टर वाइज है, 1 2 3 4 5 6, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। मान लीजिए समेटिव को, योगात्मक को यहाँ ले आया गया, तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन आपका कई बार हो सकता है, हर सेमेस्टर में हो सकता है, सेमेस्टर के बीच में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो ये कई बार भी किया जा सकता है। इससे क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, जैसे ये बच्चा B.Ed कर रहा है, मंथ में हमने क्या लिया, मंथली टेस्ट लिया, तो समझा कि इस बच्चे की प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजी में यानी कि मनोविज्ञान में बेटर नहीं कर पा रहा है, अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम हम समझ गए कि ये जो लर्निंग का चैप्टर है, अधिगम वाला चैप्टर, उसमें अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट को फिर से ये लर्निंग वाला चैप्टर फिर से कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार। छोटी छोटी चीजों को सुनिए, यही कहीं से क्वेश्चन पुट कर लेता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट, या जैसे पूछ लेगा सुधार के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है ना, तो मैं हर चीज यहाँ बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप कहोगे कि ये तो बताया ही नहीं गया था। तो फॉर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के लिए होता है ये आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट लेते हैं ना,
स्कूल में, क्लास में मंथली टेस्ट ले लिया, क्वार्टरली टेस्ट ले लिया, चैप्टर का किसी मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, इंटेलिजेंस, बुद्धि आपको पढ़ा दी, बुद्धि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैंने आपका टेस्ट लिया, तो टेस्ट लिया ये क्या हो गया, मैंने क्या किया, आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन किया। और इस टेस्ट के आधार पे मैं देखूंगी कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 10 बच्चों को क्या हुआ, 10 बच्चों को ये इंटेलिजेंस बुद्धि समझ में नहीं आई, तो क्या होगा, फिर से उन्हें पढ़ाया जा सकेगा। तो ये किस लिए है, इम्प्रूवमेंट के लिए। समझ गए, इतना क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे मैसेज जरूर कर दिया करें। थर्ड है आपका डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन यानी कि नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, ये भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही चलता है, जैसे कि आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि कोर्स के ड्यूरिंग चलता है, ठीक है, कोर्स चलता रहता है, उसके ड्यूरिंग चलता है। अब जैसे कि अभी यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं, मैंने इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि चैप्टर पढ़ाया, और बुद्धि चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, टेस्ट ले लिया, चैप्टर टेस्ट ले लिया। अब चैप्टर टेस्ट में क्या हुआ, इन 50 बच्चों में 10 बच्चों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, मुझे पता चल गया कि इन 10 बच्चों को इंटेलिजेंस चैप्टर बुद्धि जो आपका चैप्टर है, अध्याय है, वो समझ में नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगी, अब ये इनकी प्रॉब्लम मुझे डायग्नोज हो गई, क्या हो गई, डायग्नोज हो गई, मुझे समझ में आ गया कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इस इंटेलिजेंस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही थ्योरेटिकल वे में समझाया है, और इनके साथ है प्रॉब्लम ये है कि इन्हें बहुत प्रैक्टिकली हेल्प सब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाना होता है। तो फिर मैंने क्या किया, इन 10 बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू इंटेलिजेंस चैप्टर को फिर से कवर कराया, समझाया, तो इन्हें समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, इनकी समस्या का निदान किया, इसलिए इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका समेटिव। समेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन को कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, समेटिव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तो होता है, ये किस लिए होता है, लर्नर को सर्टिफाई करने के लिए। ये पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, लर्नर को सर्टिफाई करने के लिए इसे एक्सटर्नल इवोल्यूशन यानी कि बाहरी आप कह सकते हो मूल्यांकन भी कहते हैं। और ये कब किया जाता है, जब कोई कोर्स क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। कोर्स की कंप्लीशन के बाद, जैसे आपका क्या हो गया, फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो आपके होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, समेटिव इवोल्यूशन। और इससे टीचर क्या जानता है, जैसे मैंने की बताया कि सर्टिफाई करते हैं। अब बीएड का पेपर हो गया, ठीक, बीएड का पेपर हो गया, बच्चे ने एग्जाम दे दिया, अब इसकी कॉपीज चेक हुई, इसके प्रैक्टिकल्स हुए, तो टीचर ने क्या किया, फिर से सर्टिफाई करेगा कि ये बच्चा कैसे रहा, वेरी गुड रहा, है ना। मैं पूरे साल का आपका रिकॉर्ड जब देखूंगी तभी मैं बता सकूंगी ना कि आप कैसे हो, सर्टिफाई मैं तभी कर सकूंगी ना। बीच बीच में क्या होता है, आप यहाँ पे बहुत, मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा वेरी बैड था, वेरी बैड था,
और उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया और वो लास्ट में वेरी गुड हो गया, तो मैं यहाँ आपको क्या कर सकती हूँ, सर्टिफाई नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि आप चेंज हो सकते हो। और ये तो लास्ट है, तो लास्ट में मुझे पता चलेगा कि आप वेरी गुड रहे या बैड रहे या सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक आपका जो परफॉर्मेंस था रहा, तो यहाँ मैं आपको सर्टिफाई करूंगी। ठीक है, तो आपका जो बेस्ड और फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश की सोपान के आधार पे मूल्यांकन था वो फिनिश होता है। अब है आपका फंक्शन के आधार पे। फंक्शन जिसे कार्य कहते हैं, कार्य के आधार पे देखिए आपका पहला है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवोल्यूशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। ये आपके ग्लासर भाई साहब ने दिया था, इसका यूज किया था, सबसे पहले यूज इसका किया था ग्लासर ने 1963 में इस टर्म को यूज किया था। इसका मतलब होता है ना कि क्राइटेरिया, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन का हमको स्टेटस बताना है और इस पर्सन का स्टेटस हमको बताना है किसके रिस्पेक्ट में, एक कोई डिफाइंड अचीवमेंट है, डिफाइंड अचीवमेंट या उपलब्धि है, उसके आप कह सकते हो रिस्पेक्ट में हमको इस इंडिविजुअल का क्या बताना है, स्टेटस बताना है। तो ये होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस एवोल्यूशन। जैसे कि अभी मैं बोल दूं कि ये नेट जेआरएफ का फॉर्म वही लोग फिल कर सकते हैं जिसके 55% पीजी में मार्क्स हो। समझ गए, तो ये हो गया आपका क्राइटेरियन रेफरेंस। अब जिसका इसमें पीजी में 55% आएगा वो ये फॉर्म अप्लाई करेगा, तो इस पर्सन का, एक पर्सन का ये क्या हो गया, एक डिफाइंड अचीवमेंट का नॉर्म हो गया। समझ गए, फिर है आपका नॉर्म अचीवमेंट। नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड इवोल्यूशन। ये किस लिए होता है, ये तो डिफाइंड अचीवमेंट थी, ठीक है, उस पे हमें क्राइटेरिया बनाना था, लेकिन यहाँ पे स्टेटस, एक पर्सन का स्टेटस क्या होता है ना, दूसरे पर्सन के स्टेटस से क्या किया जाता है, कंपेयर, आप समझ लीजिए किया जा सकता है, उसके परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि ये मोस्टली आप कह सकते हो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि मेरा कैट में 98 परसेंटाइल मार्क्स आया, 98 परसेंटाइल मेरा मार्क्स आया कैट में, इसका मतलब है कि 2% जो स्टूडेंट हैं वो मेरे से आगे रहे। तो यहाँ नॉर्म्स किसके साथ बन रहा है, ये स्टूडेंट, 2% स्टूडेंट के साथ। या फिर मैं बोलूं कि हमारे क्लास में मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ और स्वाति थर्ड पोजीशन पे है, तो कंपैरिजन किस में हो रहा है, पर्सन में, यहाँ पे पर्सन में, या आप कह दो किसी का भी नाम लिख लो, अंकिता किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ कंपैरिजन मैंने किससे किया है, पर्सन से किया है, तो इसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवोल्यूशन। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब कुछ पर्पस के बेसिस पे यानी उद्देश्यों, कुछ स्पेसिफिक पर्पस पे, उद्देश्यों पे आधारित भी इवोल्यूशन टेस्ट होते हैं, उसे भी आप जान लीजिए। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये है आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे निदानात्मक टेस्ट परीक्षा भी कहेंगे। ये क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है। इसका उद्देश्य कहता है कि ये उस एरिया को, उस क्षेत्र को बताता है, स्टूडेंट के उस क्षेत्र को बताता है जिस क्षेत्र में इस स्टूडेंट को लर्निंग में यानी कि अधिगम में दिक्कत हो। जैसे मैंने फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में भी आपको, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में भी बताया था कि इससे, इस टेस्ट से क्या होगा, मेरा टेस्ट लिया जाएगा और मुझसे पता किया जाएगा कि मुझे पैरामेट्रिक टेस्ट आता है या नहीं। ठीक है, तो अधिगम का क्षेत्र मेरा क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट, और इसमें मेरा टेस्ट लिया गया पैरामेट्रिक का और मुझे नहीं आता है। तो इससे पता चला कि जो ये अधिगम का क्षेत्र है यानी पैरामेट्रिक टेस्ट, उसमें मुझे दिक्कत है। तो मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या किया गया, डायग्नोज किया गया। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से डायग्नोज करते हैं लर्नर की लर्निंग प्रॉब्लम्स। फिर है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं अभिक्षमता परीक्षा। इसमें किसी परीक्षा में मान लीजिए किसी स्पेशल कोर्स के लिए, या आप कह सकते हो स्पेशल पोस्ट के लिए, अगर किसी का टेस्ट लिया जाता है, किसी के टैलेंट का पता लगाया जाता है, तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि अभी मुझे एडमिशन लेना हो MBA में, अभी जो टीचिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, टीचिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा आप समझ लीजिए। तो उसमें क्या किया जाता है, ये टेट की परीक्षा ली जाती है। टेट की परीक्षा ली जा रही है ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर जो ये टीचिंग का पोस्ट आएगा उसके लिए मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ। ये आपकी नेट की जो भी परीक्षा हो रही है वो भी यही जानने के लिए की जा रही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो स्पेशल कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, तो इसके लायक हो या नहीं, इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। फिर है आपका अचीवमेंट टेस्ट। इन सबसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उपलब्धि परीक्षा। ये प्रोग्रेस टेस्ट होता है, समझ लीजिए। इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो पर्टिकुलर आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो बीटेक कर रहे हो या फिर आप MBBS कर रहे हो, ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट आपसे लिया गया, अचीवमेंट टेस्ट लिया गया तो आपका प्रोग्रेस जाना जाएगा कि आप एक सर्जन बनना चाहते हो, ठीक है, एक सर्जन बनना चाहते हो, उसके लिए आपसे कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे और देखा जाएगा कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, जो चीज बनने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हो, वो आपने प्राप्त, वो ऑब्जेक्टिव आपने प्राप्त कर लिया या नहीं, वो उद्देश्य आपने प्राप्त कर लिया नहीं, इसके लिए किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट। ये बेसिकली एंड ऑफ कोर्स होता है, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, आपका ये कोर्स जो है MBBS का, आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, तो ये लास्ट में लिया जाएगा पढ़ाई खत्म होने के बाद। एक तरह से ये क्या हो गया, समेटिव इवोल्यूशन का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कुशलता परीक्षा में आपको क्या किया जाता है, किसी गिवन टाइम में किसी निर्धारित समय में आपकी कुशलता देखी जाएगी, आपकी जनरल एबिलिटी देखी जाएगी। कहा जाता है कि 30 मिनट में आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है, हिंदी की टाइपिंग करनी है, ना जाने कितने पेज या जो भी कहा कितने वर्ड्स कहे जाते हो। तो ये क्या आपका देखा जा रहा है, आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जा रही है, आपकी कुशलता देखी जा रही है। ठीक है, तो ये आपका फिनिश होता है। तो ये आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन का जो टाइप्स है वो भी फिनिश होता है। इससे जितना मैंने पढ़ाया पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। फिर आगे हमको अभी CBCS पढ़ना है। CBCS और प्लस CBT मैं एक ही क्लास में बता दूंगी, बहुत छोटा सा है। और इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड फिनिश हो जाएगा, यानी शिक्षण अभिक्षमता जो है आपकी खत्म हो जाएगी। फिर मैं ICT स्टार्ट करूंगी।